स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसी जो ये टॉपिक है, इससे आपके एक तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, साथ ही साथ यहाँ से आपके अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। तो ये टॉपिक हो जाता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लघु बीजाणु जनन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लघु बीजाणु जनन की क्रिया जो होगी वो आपकी पुष्प पादपों में होती है। तो इसी के लिए सबसे पहले हम एक पुष्प की संरचना के बारे में देखते हैं कि आखिर पुष्प की संरचना कैसी होती है। फिर हम देखेंगे कि आखिर पुष्प के किस भाग में लघु बीजाणु जनन की क्रियाविधि होगी। तो स्टार्ट करते हैं पुष्प की संरचना से। पुष्प की संरचना की जब भी हम बात करते हैं तो पुष्प की संरचना 4 भागों से मिलकर बनी होती है। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो भाग है ये इस पुष्प का पुष्पासन भाग होता है, जहां पर पुष्प के सभी भाग उपस्थित होते हैं। उसके बाद ये जो भाग होगा ये पुष्प का कहलाता है बाह्य दल। ये क्या कहलाएगा? बाह्य दल कहलाता है, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं सेपल। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पुष्प का सबसे ज्यादा आकर्षित भाग होता है, जिससे कीट पक्षी जो भी आपके कीट होंगे वो आकर्षित होते हैं, सुंदर सा भाग होगा, इस भाग को हम कहते हैं दल। दल यानी कि आपका कहलाता है पेटल। क्लियर बात है? उसके बाद हम बात करते हैं, आपने पुष्पों में देखा होगा कुछ तंतु रूपी संरचना होती है, जिस संरचना के ऊपर आप पाउडर फॉर्म भी देखते हैं। तो वो जो संरचना होती है उस संरचना को हम कहते हैं पुंकेश्वर संरचना। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। किसी पुष्प में ये एक संख्या में होंगी, किसी में 2 होती है और किसी में ये 2 से अधिक भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये संरचना कहलाती है पुंकेशर। पुंकेशर पुंकेशर यानी कि ये वो संरचना है जो कि पुष्प की कौन सी संरचना होगी? नर जननांग की संरचना होती है। नर जननांग संरचना होती है। उसके बाद आप देखोगे पुष्प के मध्य में यहाँ पर उपस्थित होती है एक संरचना जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर, जिसका ऊपरी भाग आप देखते हो वो कैसा होगा? चिपचिपा सा होता है। तो ये जो मध्य का उपस्थित भाग है इस भाग को कहते हैं स्त्री केसर। और ये जो स्त्री केसर होगा ये पुष्प का एक मादा जननांग अंग होता है। मादा जननांग अंग होता है। तो हमने अगर यहाँ पर देखा, पुष्प 4 भागों से मिलकर के बना है। सबसे पहले हमने बात करी बाह्य दल, फिर उसके बाद दल, उसके बाद हमने बात करी कि तंतु रूपी संरचना पुंकेश्वर है और साथ ही साथ हमारी स्त्री केसर है। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो लघु बीजाणु जनन की क्रिया है। लघु बीजाणु यानी कि जो कि आगे परिपक्व होकर के नर युग्मक का निर्माण करता है। तो अगर ये नर युग्मक का निर्माण करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो संरचना का निर्माण हो रहा है लघु बीजाणु का, ये पुष्प के नर भाग में होगा। नर भाग कौन सा है? पुंकेश्वर भाग में होता है। तो आज की क्लास में हम इस पुंकेश्वर भाग की संरचना को देखेंगे, इसमें किस तरीके से लघु बीजाणु जनन की क्रिया होगी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और लास्ट में जो यहाँ पर आप देखोगे आखिर नर युग्मक कैसे निर्माण होगा इसके बारे में भी हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुष्प के नर जननांग भाग को पढ़ना। जब भी हम पुष्प के नर जननांग भाग की बात करते हैं, ठीक है, हमने कहा पुष्प के नर जननांग संरचना के बारे में, तो आप देखते हो ये संरचना 2 भागों से मिलकर के बनी होगी। 2 भाग, एक इसमें आप देखोगे ये तंतु रूपी संरचना होती है और दूसरा जो भाग होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर बात है? ये जो संरचना होती है इस भाग को हम तंतु कहते हैं, यानी कि ये आपका कहलाता है फिलामेंट। उसके बाद जो इसका ऊपर का भाग आप देख रहे हो, बड़ा सा भाग, इस भाग को हम कहते हैं परागकोश। परागकोश यानी कि इसी भाग को हम कहेंगे एंथर भाग, इसको कहते हैं। अब यहां से एक एक करके अपने दिमाग में क्वेश्चंस बिठाना स्टार्ट कर लीजिए कि आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं पर आपसे पूछा जाता है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का वर्णन करें
या पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो आपके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप देखोगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके देखोगे, 2 या 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो आपकी पराग कोश के अनुप्रस्थ काट है, इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो जब हम पराग कोश के अनुप्रस्थ काट करते हैं, अनुप्रस्थ काट यानी कि हमने इस पराग कोश को इस तरीके से बीच से काट दिया, तो हम क्या देखते हैं, ये जो पराग कोश होता है ये 2 पालियों से मिलकर के बना होता है। अब इसमें 2 पालियां कुछ इस तरीके से आप दिखा दो, ठीक है, एक पाली ये रहती है और एक पाली आपको ये दिखाई देगी। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक पाली ये रही और एक पाली आपकी ये रहती है। क्लियर बात है, समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, हमने कहा जो आपका परागकोश होता है वो किससे बना होता है, 2 पालियों से मिलकर के बना होता है। और ये दोनों की दोनों पालियां जो होंगी ये आपस में किस ऊतक के द्वारा जुड़ी होती है, संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी होगी। यहाँ पर संयोजी ऊतक उपस्थित होता है इन दोनों के बीच में और इसके द्वारा ये आपस में जुड़ी भी होती है। अब यहाँ पर जब देखते हैं प्रत्येक पाली में यहाँ पर आपके 2 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। जैसे कि हमने कहा एक पाली आपकी ये रही, तो एक पाली में ये रहे इसके 2 कोष्ठ, ठीक है। फिर दूसरी पाली हमने देखी, इसमें भी ये क्या रहे, 2 कोष्ठ रहे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक पराग कोश की संरचना में 4 कोष्ठ उपस्थित होते हैं। हमने कहा यहाँ पर कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ यानी कि चैम्बर उपस्थित होते हैं। और ये जो चैम्बर संरचना होती है, ये जो कोष्ठ संरचना होती है, इस संरचना को कहते हैं हम लघु बीजाणुधानी। क्या कहेंगे इस संरचना को, ये कहलाती है आपकी लघु बीजाणुधानी कहलाती है। क्या कहलाएगी, लघु बीजाणुधानी, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये लघु बीजाणुधानी वो संरचना होगी जिसके अंदर कोशिकाओं में विभाजन की क्रिया होगी और विभाजन की क्रिया के पश्चात यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर किसका निर्माण होता है, इनके अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। हम क्या देखेंगे, इनमें क्या होगा, इन लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और फिर ये माइक्रोस्पोर जब परिपक्व होंगे तो ये आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं, पराग कण का निर्माण करते हैं। पराग कण यानी कि आपका पोलन ग्रेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक पराग कोश की संरचना के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी है, माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसमें आपके लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और माइक्रोस्पोर आगे जब परिपक्व होगा तो ये किसका निर्माण करेगा, आपके पराग कण का निर्माण करता है। तो इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो परागकोश होता है इसमें आपकी अलग अलग भित्तियां उपस्थित होती है लघु बीजाणु के ऊपर, यानी लघु बीजाणुधानी के ऊपर आप देखते हो 4 परतें उपस्थित होती है। तो इन 4 परतों के नाम कुछ इस तरीके से है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इन सब में ही, ठीक है, सबसे पहले लघु बीजाणुधानी के जो सबसे पास वाली जो परत होती है, ये जो हम परत दिखा रहे हैं, ये जो सबसे पास परत होती है इस परत को कहते हैं टैपिटम। ये जो परत है ये परत क्या कहलाएगी, टैपिटम कहलाती है। क्लियर बात है। एक तरीके से हम इसको कहेंगे कि ये क्या होती है, पोषण ऊतक की बनी होती है। यानी कि जो लघु बीजाणु की बात करी ना मैंने कि ये परिपक्व होकर के किस में बदलेंगे, आपके पराग कण में बदलेंगे। तो यहाँ पर लघु बीजाणु परिपक्व कैसे हो रहे हैं, जब ये टैपिटम से पोषण प्राप्त कर रहे हैं उसके बाद आप देखोगे ये किस में बदलते हैं, पराग कण में बदलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि इस टैपिटम के ऊपर एक और परत उपस्थित होती है। इस परत को हम क्या कहेंगे, ये जो परत होती है ये परत कहलाती है आपकी क्या, मध्य परत, यानी कि ये क्या है, मिडल लेयर होती है। तो दूसरी जो परत होगी उसे हम कहेंगे मध्य परत, यानी मिडल लेयर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
उसके बाद तीसरी जो लेयर होती है, तीसरी लेयर कहलाती है आपकी अंतःस्थिथियम, है ना। तो ये जो लेयर होगी इसको हम कहेंगे अंतःस्थिथियम। तो तीसरी यानी कि आपकी अंतःस्थिथियम होती है, अंतःस्थिथियम। ठीक है, ये कौन सी होगी, अंतःस्थिथियम। क्लियर बात हो गई है। और सबसे बाहर की जो परत होती है वो कहलाती है आपकी बाह्य परत। ये क्या हो जाएगी, सबसे बाहर उपस्थित सुरक्षात्मक आवरण का काम करेगी, ये कहलाती है आपकी बाह्य परत। क्लियर बात हो गई है। तो इस तरीके से ये आपकी क्या होगी, एक पराग कोश की संरचना होती है। अब मैंने तो परतें केवल यहां बनाई है, उसी तरीके से ये सारी की सारी परतें इसमें भी होंगी, है ना, इसमें भी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टैपेटम है। उसके बाद हमने कहा ये कौन सी हो गई, मध्य परत हो गई, तो इसकी भी मध्य परत, इसकी भी मध्य परत। फिर इसके बाद आपकी अंतःस्थिथियम हो गई, तो ये रही आपकी क्या, अंतःस्थिथियम की परत। तो ये हमने अंतःस्थिथियम बना दिया। और सबसे बाहर आपकी कौन सी रही, ये रही आपकी बाह्य परत। तो आप क्या बनाओगे, इन चारों में ही आप दिखाओगे कि यहाँ पर क्या होती है, ये बाह्य परत होती है। तो इस तरीके से ये आपका एक पराग कोश की संरचना होती है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, और आप इसका डायग्राम भी बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से क्लियर करते हुए बना सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब यहीं पर आपके पास डायग्राम भी दिया गया, चलो ये मैंने पीछे ही बना दिया है, तो आप यहाँ पर इस तरीके का भी डायग्राम बना सकते हो। देखिए डायग्राम आप कैसा भी बनाइए, लेकिन आपकी जो नेमिंग होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वही सारी चीजें हैं। क्या क्या लिखा है, अंतःस्थिथियम लिखा है, मध्य परत लिखा है, और सबसे बाहर बाह्य परत है ना, ये बाह्य परत है। उसके बाद आपकी मध्य परत है, और अंतःस्थिथियम आपका ये रहा। और टैपेटम आप देख रहे हो, आपका टैपेटम कौन सा है, ये है। और इसके अंदर आप देखोगे लघु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको 1 2 3 4 4 कोष्ठ दिख रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, संयोजी ऊतक के द्वारा दोनों पाली आपस में जुड़ी हुई है। तो ये आपका क्या है, एक पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर जब बात कर रहे थे कि ये पराग कोश की अनुप्रस्थ काट है, इसमें मैंने बात करी लघु बीजाणु के निर्माण की। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि आखिर लघु बीजाणु जनन क्या होता है। आप सीधे साधे शब्दों में समझोगे तो लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। यहाँ पर नाम को अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ पर लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु। क्लियर। लघु बीजाणु आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्पोर की हम बात कर रहे हैं। और जनन का मतलब आप सभी को पता है, जनन का मतलब होता है निर्माण। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या होगा लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन, हम कहते हैं लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया, लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी, निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया आपकी क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है, जनन क्या है, लाती है। क्लियर बात है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी सोचोगे कि आखिर ये जो लघु बीजाणु जनन है आगे चल करके ये परागकण बनाएगा और फिर परागकण से नर युग्मक का निर्माण होता है। अब हमने इसको लघु नाम क्यों दिया है, जब हम मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया पढ़ेंगे तो हम वहां पर गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लघु बीजाणु जनन पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब भी हम बात करेंगे जो कि नर युग्मक की, नर युग्मक हमेशा मादा युग्मक की संरचना से छोटा होता है, क्योंकि उसको क्या करना है, स्थानांतरण करना है, वही मादा के पास तक जाएगा। तो उसकी संरचना का छोटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो आसानी से क्या कर सके, यहाँ पर गमन कर सके, या वो आसानी से स्थानांतरित हो सके। तो इसलिए इनकी संरचना छोटी होती है, इसलिए हम इनको लघु बीजाणु कहते हैं। जबकि मादा जो युग्मक है वो तो मादा शरीर में ही रहेगा, तो यहाँ पर उसकी जो संरचना है वो काफी बड़ी होती है, इसलिए हम उसको गुरु बीजाणु कहते हैं।
कॉन्सेप्ट ये आपको ध्यान रखना है। अब लघु बीजाणु जनन की क्रिया पढ़ेंगे पहले और उसके बाद फिर इसकी और अच्छी हम डेफिनेशन को बनाते हैं। चलिए, तो लघु बीजाणु जनन में हम यहाँ पर एक लघु बीजाणु धानी के अंदर देखेंगे लघु बीजाणु जनन की क्रिया। तो मैंने कहा यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारे पराग कोश की 4 पालियां आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि आपने देखे ये क्या है, इसके अलग अलग कोष है। तो सबसे पहले हमने कहा ये आपका पराग कोश है और पराग कोश में आप क्या देख रहे हो, हम केवल एक संरचना को देखते हैं, बाकी सबका भी आप सेम ही होगा इसमें लघु बीजाणु की जनन। तो मैं केवल इस संरचना को देख करके निकाल रही हूं कि ये क्या है, आपकी लघु बीजाणु धानी है। हम यहाँ पर लघु बीजाणु धानी की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये लघु बीजाणु धानी जो होती है, जब जो पौधा है वो छोटा रहेगा तब उसमें आप क्या देखते हो, उस लघु बीजाणु धानी के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित होती है और ये कोशिकाएं एक समूह बना करके रहती है। तो यहाँ पर हम इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे कि लघु बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर क्या पाई जाती है, बीजाणु जनन ऊतक की कोशिका, बीजाणु जनन ऊतक पाया जाता है, यानी कि कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। क्लियर बात है। अब इन्हीं में से क्या होगी, एक कोशिका होती है, ठीक है, एक कोशिका होती है जिस कोशिका को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये जो कोशिका होगी आपकी ये कहलाती है अधोस्तरीय कोशिका। ठीक है, क्लियर। इस बीजाणु जनन ऊतक में एक कोशिका होती है जिसे हम क्या कहेंगे, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। क्लियर, कोशिका कहेंगे। अब होता क्या है, देखो आगे चल करके काफी सारे यहाँ पर युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो ये जो अधोस्तरीय कोशिका है, सबसे पहले कैसी संरचना है, ये सारी की सारी संरचना ये द्विगुणित संरचना है। क्लियर, ये भी पूछा जाता है आपसे, ये भी लघु बीजाणु भी द्विगुणित संरचना है। बीजाणु जनन ऊतक भी आपका कैसा है, इसकी कोशिकाएं भी द्विगुणित है, अधोस्तरीय कोशिका भी आपकी द्विगुणित होती है। तो ये जो अधोस्तरीय कोशिका है, जब पौधा बड़ा बड़ा होने लग जाता है तो ये अधोस्तरीय कोशिका का आकार भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर जब अधोस्तरीय कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है तो ये क्या कहलाती है, परपशु कोशिका कहलाती है। क्या कहलाएगी, परपशु कोशिका कहलाती है। और ये जो परपशु कोशिका है ये भी एक कैसी संरचना है, द्विगुणित संरचना होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो परपशु कोशिका होगी इसमें होता है समसूत्री विभाजन, और आप सभी को पता है कि समसूत्री विभाजन के पश्चात 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। और समसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर गुणसूत्रों में कोई चेंजेस नहीं होगा, गुणसूत्र यहाँ पर भी कैसे है, द्विगुणित होंगे, और इस कोशिका में भी कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे। तो पहली जो कोशिका बनती है उस कोशिका का नाम होता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये क्या कहलाएगी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है, भित्तीय कोशिका कहलाएगी। क्लियर बात हो गई है, ये कहलाती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाएगी। और दूसरी जो कोशिका बनेगी उसको कहते हैं प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ये कहलाएगी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका कहलाती है, जनन कोशिका कहलाती है, कोशिका कहलाती है। इतनी बात क्लियर हो गई है। तो हमने कहा कि बीजाणु जनन ऊतक की कोशिका आगे चल करके इनमें से एक कोशिका होती है अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है। उसके बाद ये अधोस्तरीय कोशिका अपने आकार को बढ़ाएगी तो ये परपशु कोशिका का निर्माण करती है। फिर हमने कहा परपशु कोशिका में जब समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी तो 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है और दूसरी प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका होगी। अब ये दोनों कोशिका आगे क्या काम करेगी, तो इन दोनों कोशिकाओं का नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमने कहा एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, ठीक है।
और दूसरी आप क्या देख रहे हो, जो दूसरी कोशिका होती है वो कौन सी थी, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनक कोशिका, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, जनन कोशिका की हमने बात करी। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, यहां पर आगे चल करके ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होगी, ये आगे चल करके यहां पर किसका निर्माण करेगी, 4 परतों का निर्माण करती है। किसमें, लघु बीजाणु के जो किनारे अभी हमने परागकोश में वो जो 4 परतें पड़ी थी, उसका निर्माण कौन कर रहा है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका करती है। क्लियर। और ये जो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका है, आगे चल करके यही क्या करेगी, लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। आगे चल करके इससे ही क्या होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अब देखो होता क्या, डायरेक्ट नहीं होगा लघु बीजाणु का निर्माण, पहले हम समझेंगे। तो हमने समझा कि यहाँ पर ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, ये क्या करेगी, ये आपका जो लघु बीजाणु धानी है, आपकी लघु बीजाणु धानी माना बाद ये रही, तो लघु बीजाणु धानी में आप देखोगे कि लघु बीजाणु धानी आपकी ये रही। इस लघु बीजाणु धानी के आपके चारों ओर कौन निर्माण करेगा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका परतों का निर्माण करेगी। जैसे कि उसने क्या करा, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा था, टैपिटम का निर्माण हुआ। क्लियर। तो ये टैपिटम की परत बनी। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, मध्य परत का निर्माण हुआ, तो ये रही आपकी मध्य परत। फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ पर किसका निर्माण हुआ, आपके ये रहा अंतस्थितियम का निर्माण। क्लियर। ये अंतस्थितियम की परत। और उससे बाहर आप देख रहे हो ये किसकी परत बनी, बाह्य स्तर की परत बनी। तो इस तरीके से ये क्या बने, सबसे पहले हमने कहा ये बना बाह्य परत। क्लियर बात है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो बना वो क्या बनी, अंतस्थितियम, अंतःस्थितियम, अंतःस्थितियम। क्लियर। उसके बाद दूसरी बनी कौन सी, यहाँ पर। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये क्या बनी, आपकी मध्य परत बनी, मध्य परत बनी। और लास्ट में जो आपका अंदर बनी वो कौन सी बनी, टैपिटम बनी। तो अब आपको पता चल गया कि जो लघु बीजाणु धानी के ऊपर वो जो 4 परतें बन रही है, वो किससे बन रही है, इस प्राथमिक भित्तीय कोशिका से बन रही है। अब प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका की अगर बात करते हैं, तो प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका मानवाद यहीं पर उपस्थित है। तो ये आपकी क्या रही, ये रही आपकी प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका, पुंज बीजाणु जनन कोशिका है, जनन कोशिका है। और ये कैसी संरचना, अभी तक देखो ये सारी की सारी परतें आपकी कैसी संरचना है, द्विगुणित संरचना। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो संरचना है ये भी द्विगुणित संरचना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें भी समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होता है। और इसके पश्चात यहाँ पर एक कोशिका बनती है, तो इस कोशिका को हम कहते हैं पराग मात्र कोशिका। ये क्या कहलाएगी, पराग मात्र कोशिका कहलाती है। और ये जो आपकी पराग मात्र कोशिका होगी, क्योंकि समसूत्री विभाजन के पश्चात बनी है, तो ये भी कैसी होगी, आपकी द्विगुणित ही होती है। क्लियर। अब देखो होगा क्या, अब इस पराग मात्र कोशिका में ही आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जब एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो आप सभी को पता है यहाँ पर अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। और कितनी संख्या में कोशिकाएं बनेंगी, 4 संख्या में। तो पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात यहाँ पर 4 यहाँ पर आपको कोशिकाएं नजर आती है। तो ये जो 4 कोशिकाएं आपको दिखाई देंगी, यही क्या कहलाते हैं, लघु बीजाणु कहलाते हैं, माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, जिनके जो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूं कि एक लघु बीजाणु, क्योंकि हमने एक लघु बीजाणु की बात करी, एक लघु बीजाणु में आपके 4 यहाँ पर क्या बन रहे हैं,
लघु बीजाणु बन रहे हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी आपके 4 बनेंगे, इस वाले में भी आपके 4 लघु बीजाणु और इसमें भी आपके 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तो हम कहेंगे कि एक पराग कोश की संरचना में, एक पराग कोश की संरचना में कितने बनते हैं? 16 लघु बीजाणु बनते हैं। किसके दौरान? एक लघु बीजाणु एक जनन के दौरान। क्लियर बात हो गई है, समझ में आ गया है। तो यही आपका क्या था? लघु बीजाणु धानी यानी कि लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया। लास्ट में लघु बीजाणु बन गया है। अब होगा क्या आगे चल करके? ये जो लघु बीजाणु होता है ये किससे? ये जो टैपेटम नामक परत आप देख रहे हो ना, इससे पोषण लेगा और आगे चल करके एक संरचना जिसे हम पराग कण कहते हैं उसका निर्माण करेगा, यानी कि वही पाउडर फॉर्म का निर्माण करता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को, समझ में आ गया। अब हम इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर? हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नई डेफिनेशन क्या कहेंगे कि नर जननांग संरचना, नर जननांग, ठीक है, भाग पुंकेसर, पुंकेसर के पराग कोश में, पराग कोश में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित लघु बीजाणुधानी, ठीक है, क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के बीजाणु जनन ऊतक की, बीजाणु जनन ऊतक की पराग मात्र कोशिका में, क्या? पराग मात्र कोशिका में, पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, क्या? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप 4 लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। 4 लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया, निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी? लघु बीजाणु जनन कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है, कहलाती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको इस डेफिनेशन में जो जो शब्द दिए गए हैं, आपको पता है कि पुष्प का नर जननांग भाग पुंकेश्वर होगा। पुंकेश्वर में कौन सा भाग होता है? पराग कोश। पराग कोश में कौन से भाग होता है? वही 4 कोश लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी में कौन होती है? गुरु। यहाँ पर बीजाणु जनन ऊतक होगी। फिर बीजाणु जनन ऊतक के बाद आप देखोगे उसी की कौन सी? पराग मात्र कोशिका होगी। जब उसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो आपके यहाँ पर 4 लघु बीजाणु का निर्माण होगा। तो ये जो लघु बीजाणु निर्माण की क्रिया है, इसी को हम क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हमने कहा कि ये आगे चल करके नर युग्मक बनाएगा, है ना। तो पहले लघु बीजाणु क्या करेगा? आगे परिपक्व होगा और ये निर्माण करता है पराग कण का। वो जो पाउडर वाली फॉर्म होती है उसका निर्माण करेगा, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। तो आखिर वो पोलन ग्रेन की संरचना कैसी होती है? तो मैंने कहा कि आपका, हमने कहा कि जो लघु बीजाणु होगा, वो लघु बीजाणु, जब मैं एक लघु बीजाणु धानी के अंदर देख रही हूँ, तो वो लघु बीजाणु आपस में 4 बने हुए हैं। तो वो कैसे चिपके हैं? इस तरीके से आपस में चिपके रहते हैं। अब यहाँ पर भी मैं केवल एक लघु बीजाणु की संरचना दिखाती हूँ कि ये जो लघु बीजाणु होगा, ये लघु बीजाणु आगे क्या हो रहा है? परिपक्व होगा। जब ये परिपक्व होगा तो परिपक्वन के पश्चात इसमें 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 कोशिकाएं कैसी बनेगी?
एक कोशिका बनती है आकार में लंबी, यानी कि बड़ी कोशिका बनती है। जो कोशिका बड़ी बनेगी उसको हम कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ये क्या कहलाएगी? कायिक कोशिका कहलाती है, यानी आपकी वेजिटेटिव सेल कहलाएगी। क्लियर बात है, समझ में आ गया है। और एक कोशिका बनती है इसमें कैसी? छोटी कोशिका बनती है। तो ये जो छोटी कोशिका होती है, इस कोशिका को हम कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका यानी कि ये आपकी कहलाएगी रिप्रोडक्टिव सेल कहलाएगी, रिप्रोडक्टिव सेल कहलाती है, रिप्रोडक्टिव सेल कहलाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ गए। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका ये जो कोशिकाएं होती है इनके बाहर आवरण उपस्थित होता है जिन्हें चोल कहते हैं। एक इनमें आवरण होता है जो कि अंदर की साइड होगा, इसे हम क्या कहेंगे? अंतःचोल कहते हैं, इंटाइन कहते हैं, अंतःचोल कहेंगे। क्लियर? ठीक है, ये कहलाएगा इंटाइन। ठीक है, और जो एक चोल होता है जो कि इसके बाहर उपस्थित होगा, कहीं कहीं पर उपस्थित है, कहीं पर उपस्थित नहीं होगा, इस तरीके से ये कहलाता है इसका क्या? बाह्य चोल कहलाएगा। ये कहलाता है इसका बाह्य चोल, बाह्य चोल कहलाता है, यानी एक्साइन कहलाएगा। क्लियर बात है। अब आप देख रहे हो कि कोई ऐसे स्थान भी मैंने बनाए हैं जहां पर ये बाह्य चोल आपका अनुपस्थित है। तो जिस स्थान पर ये अनुपस्थित होते हैं बाह्य चोल, उन स्थानों को हम क्या कहेंगे? ये कहलाते हैं आपके जनन छिद्र कहलाएंगे। जनन छिद्र का मतलब होता है जर्म पोर। क्या कहलाएगा? जर्म पोर कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये होती है आपके एक परागकण की संरचना। हम बात करते हैं कि जो इसका अंतःचोल बना होता है वो किसका बना होगा? आपके पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ठीक है, सेलुलोज का बना होगा। क्लियर बात है, इतनी बात ध्यान रखनी है। और जो इसका बाह्य चोल बना होगा वो किसका बना होगा? स्पोरोपोलिन का बना होगा, स्पोरोपोलिन का बना होता है, जिसका आसानी से जैविक अपघटन नहीं होता है। इस स्पोरोपोलिन में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रियाविधि नहीं होती है, तो ये एक तरीके से परागकण को जीवाश्म के रूप में संरक्षित रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ठीक है, अब देखो होगा क्या, आपके परागकण की संरचना का डायग्राम आपसे पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाना है। क्लियर? अब जब ये परागकण स्थानांतरित होगा मादा शरीर में, मादा की वर्तिकाग्र में, तो इसमें होगा कैसे? कैसे नर युग्मक का निर्माण होगा? ये जो कायिक कोशिका होगी ये आगे चल करके पराग नली का निर्माण करती है, एक तरीके से रास्ते का निर्माण करेगी, पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी। और ये जो जनन कोशिका होगी ये आगे चल करके यहाँ पर नर युग्मक का निर्माण करते हैं। और कितने नर युग्मक का? 2 नर युग्मक का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आगे चल करके जब 60% जो आवर्तबीजी पादप होंगे उनमें जब परागकण मादा शरीर पर चला जाएगा तब उनमें क्या होगी? कायिक कोशिका से पराग नली का निर्माण और इस जनन कोशिका से 2 नर युग्मक बनते हैं। बाकी जो 40% आपके आवर्तबीजी होते हैं उनमें यहाँ पर जब जो आपका परागकण है वो नर संरचना परागकोश में ही उपस्थित होता है, तभी उसमें क्या हो जाएगी? ये परागकण नामक संरचना का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने पुष्प की संरचना में नर जननांग संरचना को पढ़ा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास में हमने देखा कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट क्या होती है, कैसी होती है, उसको चित्र की सहायता से समझा। लघु बीजाणु जनन की पूरी क्रियाविधि और उसकी परिभाषा को अच्छे से हमने डिफाइन करा। साथ ही साथ परागकण की संरचना किस प्रकार से होती है ये हमने आज के इस क्लास के टॉपिक में पढ़ा। ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं, आपके लघु और अति लघु उत्तर आते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक आपने पढ़ना ही पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जितने बच्चे चैनल पर नए हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो आप सभी हमारे साइंस दीवाने विद्याकुल ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी बात की कोई भी परेशानी है तो उसके लिए आपके पास ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अब मिलते हैं आपके साथ इसी तरीके से रिवीजन क्लास यानी कि रिवीजन वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।